thought of Osho is freedom. तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले। ओशो बचपन से ही उस क्वेश्चनिंग माइंडसेट से उनका एक पर्सपेक्टिव था कि कुछ भी चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। उनके पास इतने सारे रोल्स रॉयस थे, वो डायमंड वॉचेस पहनते थे, गोल्ड स्टडेड चीज़ें पहनते थे, उनके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव थे, ऑल ऑफ दैट। द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ओशो इज सब कुछ होने के बावजूद भी या ना होने के बावजूद भी ही वाज अनटच्ड। वो एक ट्रू एनलाइटन्ड बीइंग। अगर रजनीशपुरम बना, एक पूरा एक सिटी बना उनके नाम से, उनका हर एक मान्यताओं को तोड़ना, अपने आप को स्वयं को जानना, ताकि वो लाइफ को ट्रूली एक सेलिब्रेशन की तरह जिए। ही लिव्ड लाइक दैट। संभोग से समाधि यानी कि सेक्स से आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया, उनको लगा कि ये पागल है, उसने क्योंकि वो ड्रग्स लेता है या कुछ करता है इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। ऐसे एक नॉर्मल बंदा बात ही नहीं कर सकता। लेकिन वो क्लासरूम एंटर करते हैं कंप्लीटली बिना कोई कपड़े पहने हुए, सिर्फ एक छोटा सा स्कार्फ उन्होंने अपने बदन के ऊपर टांगा हुआ था, एंड दैट्स इट। एंड यू कैन इमेजिन हाउ द स्टूडेंट्स फेल्ट। स्टूडेंट्स कंप्लीटली शॉक्ड हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड इज, चंद्रमोहन जैन दिसंबर 11, 1931 में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, और आने वाले समय में वो बन जाते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पिरिचुअल गुरुज, जिनको हम आज याद करते हैं ओशो के नाम से। हर एक स्पिरिचुअल मास्टर ने अबंडेंस ऑफ विजडम हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ओशो वॉज वन सच ब्यूटिफुल मास्टर जिन्होंने अपने सारे टीचिंग्स को फिजिकली अपने फिजिकल रियलिटी में एम्बॉडी किया। एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ मटीरियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने प्रेजेंट किया था। एक ऐसे मिस्टिक जिनको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टैग्स डालकर मिस इंटरप्रेट कर दिया है। आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम ओशो की ही कुछ स्टोरीज, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे अंडरस्टैंडिंग्स और एक ब्रॉडर सोल पर्सपेक्टिव से इस वंडरफुल ग्रेट गुरु के बारे में और डिटेल से और बेहतर से जानेंगे। मैं ओशो या ओशो की बुक्स या उनके आश्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब मैं PSSM में जुड़ी थी तो कुछ मास्टर्स बात करते थे कि हमें हर एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहिए, हर एक गुरु का विजडम लेना चाहिए करके। I went to the bookstore and I realized one of the most popular books जो स्पिरिचुअलिटी में उपलब्ध हैं। यूजली स्पिरिचुअल बुक्स का एक माइंडसेट रहता है, एक गुरु का फोटो रहता है, फॉन्ट भी इतना कूल नहीं होता, बट ओशोज बुक्स always had like very minimal design and something eye catchy, and तो मैं बुक पढ़ूँ ना पढ़ूँ बट वो बुक ज़रूर मैं ले लेती थी। And my first experience with Osho was actually when I was in Kartal, महेश्वरा महापिरामिड में 2012 में। Something about that master जिनके बारे में मैंने इतने सारे स्टोरी सुने थे, बिकॉज ओशो अपनी स्टोरीज के लिए बहुत फेमस थे। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे उनके ऑडियोज़ वीडियोज़ ऑलरेडी उपलब्ध हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेड रहे हैं। उन्होंने खुद कभी कोई बुक नहीं लिखी थी, उनके सारे स्पीचेस को ही बुक में बना दिया गया था। समथिंग वॉज एन्चांटिंग, एंड मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसे फेज़ में थी वेयर आई वांटेड टू एक्सप्लोर। मैं जानना चाहती थी कि ये दुनिया में और क्या चीज़ें हैं। एंड अगर आप लाइफ को जीना चाहते हो, अगर आप ट्रूली लाइफ को ऐसे सेलिब्रेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो, देन ओशोज बुक्स आर द बुक्स दैट वी मस्ट गो टू। यहाँ ओशो को अगर मैं सोचूं भी, लाइक द थॉट ऑफ ओशो इज़ फ्रीडम। वो हमेशा जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में चाहिए था जब मैंने एंटर किया था, इस फ्रीडम। जैसे मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की, मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो एक तरीके के विचार हैं, यानी कि बिलीफ सिस्टम्स है रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू हाउ यू नीड टू बिहेव, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसे हमें खाना खाना चाहिए, कैसे दूसरे कास्ट के लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए, एक ब्राह्मण क्या करता है, हिंदू क्या करता है। ये हिंदू जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं या हम हनुमान चालीसा को जपते हैं, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप मंदिर के सामने जाते हो तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मान्यताएं हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स टाइप, डूज एंड डोंट्स, जैसे पद्धति है कि ये चीज़ करना चाहिए, यानी कि अच्छा है। एक पुजारी है, उनको ऐसे बर्ताव करना चाहिए। बट व्हेन आई रेड ओशो,
जब ओशो को पढ़ना चालू किया तो एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट जो मेरे अंदर था वो मैंने ओशो के द्वारा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मेरे अंदर भी यही थी कि हमेशा क्वेश्चन करना कि क्या है. मैं फिजिकली वर्बली क्वेश्चन नहीं करती थी, मे बी आपको पता भी ना हो कि मैं क्वेश्चन करती हूँ हर एक चीज़, लेकिन मन ही मन में लगता था कि ये क्यों. अगर हम गणेश चतुर्थी में एक ऐसी पाठ रहती है, हम एक स्वास्तिक का सिंबल रखते, ऐसा क्यों. मैं अगर मंदिर में गाना गाती हूँ, गाना गाने से पहले मुझे मत्था टेकना चाहिए, वो क्यों. मैं पूछती थी बट कोई ऐसा कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलता था. और सभी लोग ऐसे ही होता है, ऐसे ही मानते हैं, वैसे ही मानने पर सभी की ज़िंदगी चल रही है. लेकिन ओशो इज़ वेरी डिफरेंट. वो हमेशा क्वेश्चन करना, यानी कि जानना कि क्यों, और इंक्वायर करने के बारे में बहुत प्रेरणा देते हैं कि जब जितना आप इंक्वायर करोगे उतना ज़्यादा आप जान पाओगे अपने आप को. ओशो बचपन से ही उस क्वेश्चनिंग माइंडसेट से उनका एक पर्सपेक्टिव था कि कुछ भी चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. ही वॉज बॉर्न इन अ जैन फैमिली, ही वॉज लिविंग इन मध्य प्रदेश. वो ज़्यादा समय अपने फॉर्मेटिव ईयर्स, जो हम बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा था, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा था. ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड ही रियली गॉट ऑल द फ्रीडम. तो उनके सोल प्लान के हिसाब से जब हम देखते हैं, सो वंडरफुली उन्होंने एक हिंदू परिवार, एक जैन धर्म के परिवार में उन्होंने जन्म लिया. उन्होंने जो पढ़ाई में भी चुना था, ही वांटेड, वो उस ऐसे समय उन्होंने चुना था जहाँ पर कम्युनिज्म वो स्लोली ऑन द राइज. ही वांटेड टू लर्न मोर अबाउट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. सो एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में ही वाज एट द हब, जहाँ पर ये इंडिया में भी ये इंसर्जेंसी, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक पॉलिटिकल ड्राइव चल रहा था टू फिगर आउट. वी वर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट येट. ही वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो उनका पूरा लाइफ जर्नी जब हम स्टडी करते ओशो का, वाई वाला जो एक है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत मानो, ही लिव्ड इट इन हिज लाइफ. मानो नहीं जानो. या ही आस्क्ड, स्कूल में वो पूछते थे क्वेश्चंस, तो स्कूल वाले ने बोला भैया इसको घर पे रखो. कॉलेज में पूछा तो कॉलेज ही हैड टू चेंज हिज कॉलेज. व्हेन ही हैड टू टेक अप हिज मास्टर्स, हिज प्रोफेसर्स वर टेलिंग हिम भैया ये यूनिवर्सिटी नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी में करो. इनफैक्ट आई थिंक द मोस्ट लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग जॉब जो ओशो का था, जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, वो तब भी नहीं छोड़ती जब तक यूनिवर्सिटी वाले ने उनको बोला था भैया जो तुम कर रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम अपना ही खुद कर लो. बिकॉज उन्होंने रिबेल नहीं किया कि ऐसे ही क्यों करना चाहिए. ही सेड बट क्यों करना चाहिए. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड फॉर मी दैट आई रियलाइज्ड, बिकॉज अक्सर जब हम वाई पे जाते हैं हम एक बहुत विरोधी माइंडसेट से चले जाते हैं, ऐसा ही क्यों. बहुत लोगों को लगता है कि अगर सभी लोग कर रहे हैं तू क्यों अलग सा पॉइंट आउट कर रहा है. एंड दे फील इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव, वो आप बहस करने के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो अगर वो बोल रहे हैं. बट जो डीप स्पिरिचुअल इंक्वायरी वाला जो एक क्वेस्ट था कि जानने की प्रयास करो कि ये कहाँ से हो रहा है, एक साइंटिस्ट माइंडसेट था कि अगर ये तुम्हारे अंदर भावना भी उत्पन्न हो रही है, देखो ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है. इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस. हम रमण महर्षि जी को जो एक नान्यार, जो एक नॉन ड्यूअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिलॉसफी में पढ़ाई करते हैं, मैं कौन हूँ उसके बारे में प्रश्न करते रहना, ओशो ने उसको एवरीडे लाइफ में कैसे हमें अपनाना है वो उन्होंने हमें साधारण तरीके से करके दिखाया. इवन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, एक नया पर्सपेक्टिव की, जैसे मैं हिंदू हूँ, केवल हिंदू के बारे में जानना नहीं, हर एक चीज़ जो, इवन जुडाइज्म पता होना चाहिए आपको, ताओइज्म पता होना चाहिए आपको, सिखिज्म पता होना चाहिए, हर एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, हर एक पर्सपेक्टिव को जानना चाहिए, और उसको और डिग डाउन करना चाहिए कि ठीक है कोई बोल रहा है तो ठीक है, बट आप जो कर रहे हो आपके डेली लाइफ में आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो. सेल्फ इंक्वायरी बहुत इंटेग्रल पार्ट था जो ओशो ने इनकलकेट किया था, नॉट जस्ट एज जब वो ओशो द गुरु बने थे, बट इवन एज अ फिलोसोफर, इवन एज अ स्टूडेंट, उनके दोस्तों के बीच में भी सेल्फ इंक्वायरी हम कब कर सकते हैं, अपना मुंह हम कब खोल सकते हैं, जब आप उसके बारे में स्वयं पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हो. What a beautiful spiritual scientist master. सबकी सुनो, learn from everyone, everything, हर पर्सपेक्टिव को, हर फूल की सुगंध को अनुभव करो करके ओशो कहते थे. And then come back into yourself, settle it and ask yourself, what is it, what is your truth. सत्य एक ही है बट उसकी एसेंस अलग अलग रूप में उपस्थित है. जितना वो क्वेश्चनिंग करते थे उतना ही वो बोलते थे स्टक मत हो जाओ, डोंट बी स्टक इन अ रूटीन. So Osho was a professor for many years at the Jabalpur University. अब generally कोई भी सब्जेक्ट
अगर आप बार बार एक सिलेबस के फॉर्म में पढ़ाते हो और स्टूडेंट्स को भी पता है कि एक रेजीम है, मुझे ये पढ़ाई करना है, मुझे ये एग्ज़ाम्स में देना है, मुझे ये सबमिशन करना है करके, तो ओशो वाज आल्सो बीइंग अ प्रोफेसर, एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है कि हर चीज़ के लिए ये सेमेस्टर है, सेमेस्टर के बाद ये होता है करके. ओशो वाज अ फिलॉसफी टीचर. ही ऑलवेज वांटेड टू आस्क हिज स्टूडेंट्स, जानो जानो, पूछो पूछो. वो भी क्लास में आते थे एंड ही वुड सी ऑल हिज स्टूडेंट्स आर जस्ट वेटिंग कि प्रोफेसर आएगा, बात करेगा करके. और अपने स्टूडेंट्स की इसी घिसी पिटी रूटीन को ब्रेक करने के लिए कि भैया फिलॉसफी सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, जानने वाली ही चीज़ है करके वो सोच रहे थे उनको क्या करना चाहिए करके. सो वन डे ही गेट्स एन आइडिया. तो वो क्लासरूम एंटर करते हैं कंप्लीटली बिना कोई कपड़े पहने हुए. सिर्फ एक छोटा सा स्कार्फ उन्होंने अपने बदन के ऊपर टांगा हुआ था एंड दैट्स इट. And you can imagine how the students felt. Students completely shocked हैं. And the first question that they asked is, why is our professor doing this? हमारा प्रोफेसर ऐसे क्यों कर रहा है? जब उनको वो स्पार्क मिला, ओशो सेड, यही क्वेश्चन, यही ट्रूथ को जानने की जो जिज्ञासा तुम्हारी होनी चाहिए, इसी स्पार्क को तुम अपने पढ़ाई में भी शुरू करो, जानने के लिए कि आखिर कहाँ से ये विचार आते हैं, ये एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ है. एंड दोज क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स, एंड आई कैन इमेजिन वो स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपका प्रोफेसर आपको जीने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है. सो ही ब्रोक ऑल रूटीन्स. हाँ, हालांकि प्रोफेसर होने के वजह से ये जो एक्सट्रीम केस हुआ था, ही डिडंट थिंक मैं प्रोफेसर हूँ या मुझे ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए या अथॉरिटीज़ मेरे बारे में क्या कहेंगे. कंप्लीट फेथ दैट ये चीज़ उस समय उनको ट्रिगर करके रूटीन को ब्रेक कर देगी. ये ओशो ने ना केवल अपने प्रोफेसरहुड के टाइम पे किया था. He took inspiration from Gurdjieff, one of the greatest spiritual masters, जो ओशो के भी इंस्पिरेशन रहे हैं, to follow the self-determination, self-inquiry path. जानने के लिए कि भी किसी भी चीज़ को स्टक मत हो जाओ. तो एक सत्संग में ओशो एक स्टोरी बताते हैं कि एक पियक्कड़ है जो हर दिन रात को पीता है और अपने घर पहुंचते पहुंचते 2 गली क्रॉस करते हुए जैसे जैसे वो अपने घर के नज़दीक आता रहता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खंबा है. हर दिन विदाउट फेल लाइक क्लॉकवर्क वो इंसान दारू पीकर वो 2 गली क्रॉस कर कर उस पॉइंट पे उस खंबे पर टकराता ही था. तो बगल में एक इंसान जो बहुत महीने से यही रूटीन को देख रहा था उसका, वो सोचता है कि इसमें कैसे बदलाव लाएं. तो ओशो टेल्स इन द स्टोरी दैट डे जो इंसान उसको ऑब्जर्व कर रहा था वो डिसाइड करता है जानने के लिए कि क्या होगा इस बंदे को अगर ये खंबा यहाँ पर नहीं होता है करके. तो जस्ट एज एन इंक्वायरी पर्सपेक्टिव उन्होंने वो खंबा वहाँ से थोड़ा हिला दिया. अगले दिन लाइक क्लॉकवर्क हमारा कैंडिडेट चला गया दारू पीने, मस्त दारू पिया. अब वो 2 गली क्रॉस कर रहा है, घर वापस जा रहा है और उसी लेन में जहाँ पर उसका खंबा होना चाहिए वहाँ पर वो लाइक क्लॉकवर्क गिरने वाला था. खंबा वहाँ पर था नहीं, तो अब वो गिरा वॉल के ऊपर. वॉल के ऊपर धड़ाम जब उसके सर पे लगी, फाइनली ही ओपन्ड हिज आईज एंड फर्स्ट टाइम जो उनके रूटीन में वो वही लैम्प पोस्ट में अपना सर मारकर जब वो आगे चला जाते थे, नाउ ही फर्स्ट टाइम ही गॉट अप एंड ही वोक अप. ओशो ने जब ये स्टोरी सत्संग में बताया था, इसको उन्हें एक बहुत वंडरफुल तरीके से समझाया कि जब तक आपके जीवन में एक लैम्प पोस्ट है, वो लैम्प पोस्ट आपकी रूटीन है, आपकी दिनचर्या के, आपके रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो आपके हैबिट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं, जिसकी वजह से आपने अपने मन को लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया है, वही चीज़ में भले कुछ गलत हो रहा है, आप उसी चीज़ को फॉलो करे जा रहे हो बिकॉज किसी ने आपको बोला है या आप अपने आदत से मजबूर हो. बट जब आप उस लैम्पो से हटाकर, वो खंबे से हटकर जब आपका सर उस वॉल के पास पटकते हो, यानी कि यू ट्रूली ओपन टू सीइंग, ही इज़ लाइक ब्रेक द रूटीन. अपने समय में, दिनचर्या में रूटीन को ब्रेक करते रहो. इसीलिए ओशो मेडिटेशन के टाइम में भी सडनली ताली बजाना शुरू करते थे, बहुत ज़ोर से लाफ करना शुरू कर देते थे और जस्ट समथिंग टू डिसरप्ट. जो भी, अगर मेडिटेशन को भी एक रूटीन नहीं बना देना, किसी चीज़ को, अपनी एक आदत को दूसरे आदत के साथ रिप्लेस मत करिए. कीप ऑन शेकिंग थिंग्स अप सो दैट यू कैन ट्रूली गो बियॉन्ड द माइंड. आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, बट ओशो गेव अ वेरी डीप एक्सपीरियंस. ब्रेक द रूटीन, डोंट गेट स्टक.
हर पल कुछ नया अनुभव करते रहो। एक तरफ ब्रेक द रूटीन है और दूसरी तरफ जब जबलपुर में ओशो एक लेक्चरर थे, 14 साल उन्होंने, मतलब आप समझ सकते हो 14 साल बहुत समय होता है, और 14 साल केवल एक नदी के तट को ऑब्जर्व करते थे। यूजुअली क्या है, हम लोग 2 सेकंड में अरे स्वाइप किया, यहाँ से वहाँ गए, अरे थोड़े बोर हो गए, लेकिन 14 साल ओशो ने केवल नदी को ऑब्जर्व किया। कई लोग ये पूछे थे कि कहाँ जाते हो तुम, सेम टाइम पे सेम प्लेस बार बार एक ही जगह पे क्या ऑब्जर्व करते हो? तो ये बोलते थे कि जो बूंद है, एक बूंद जब मूव होता है वो वापस से एक नया बूंद बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो हर एक चीज़ में एक न्यूनेस देखते थे। तो जैसे एक तरफ पे ब्रेक द रूटीन में कुछ नया करना, सेम चीज़ को बार बार करने में एक नयापन लेकर आना। आजकल के ज़माने में लोग बोलते हैं कि यार 10 to 6 रूटीन है, घिसी पिटी लाइफ है, यही चीज़ करते रहना है, बड़े रूटीन में पड़े हुए हैं। लेकिन ओशो ने एक नया चीज़, एक वही चीज़ आप जो बार बार कर रहे हैं उसमें नयापन लेकर आ सकते हैं। आजकल लोग एक इंसान के साथ ज़्यादा समय बिता भी नहीं पाते, वो बोर हो जाते हैं, अगले इंसान पे चले जाते हैं। वो सेम माता पिता से ज़्यादा समय बात नहीं कर पाते क्योंकि बोर हो जाते हैं, क्योंकि कितना ही समय बात कर सकते हैं। लेकिन ओशो ने इस बोर को भी बोर कर दिया है। तो नयापन हर एक सेकंड में हम लेकर आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी आई रियलाइज दैट अरे हम जो बोलते हैं बोर, उस चीज़ पे नयापन मैं नहीं ढूंढ पा रही, वो मेरी कमी है। मैं उसमें नयापन अगर निकालूंगी तो हर एक चीज़ से सीख सकते हैं। सो दैट इज़ सच ए डिफरेंट वे, इट्स सच ए वेरी डीप थॉट। और हमेशा इंक्वायरी के बारे में बात करते थे, क्योंकि जब भी लोग, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बुक्स आज सच नहीं लिखा है, उन्होंने उनके प्रवचन ही बुक्स बन गए। तो वो जो बुक्स लिखे हैं, कई लोग इतने सवाल पूछते थे, और उसमें से एक सवाल मुझे बहुत इंट्रीग किया कि कई लोग बोलते हैं कि यार मैं स्टक हूँ, मुझे समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, मैं फंसा हुआ फील करता हूँ, यही सेम जॉब है, यही सेम रूटीन है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, या और कैसे पैसे कमा सकता हूँ मैं नहीं जान पाता। और इसी में ओशो कहते हैं कि इंक्वायर करो। 4 प्रकार की जगहों पे आप स्टक हो सकते हो स्तर पर। एक है शरीर के स्तर पर, एक है मन के स्तर पर, एक है हार्ट के स्तर पर, और एक है ट्रांसेंडेंस के स्तर पर। यानी कि मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ कि शरीर के स्तर पर आप या तो आप खाना चाहते हो या सेक्स चाहते हो। तो शरीर की ये 2 ही ज़रूरत है। क्या आप खाने के पीछे पड़े हो कि अगला खाना कब आएगा, अगली रोटी कब आएगी, या मैं अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं फील करता। यानी कि वो जो कंटेंटमेंट है कि मैं एक या तो एक मर्द हूँ या एक औरत हूँ, वो एक तरीके का एक सेटिस्फैक्शन है, वो मैं फील नहीं कर पाती। आप समझ सकते हैं कि आप शरीर के स्तर पर स्टक फील कर रहे हैं। अब मन के स्तर पर, यानी कि विचारों के स्तर पर, कि मैं अपने ही विचारों के ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अगला स्टेप क्या होगा मेरा, ये एक मन के स्तर पर मैं स्टक फील कर रहा हूँ। या एक हार्ट के स्तर पर, यानी कि मैं प्यार में हूँ कि नहीं, हर एक चीज़ को प्यार के स्तर पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर मैं जो चाहता हूँ वो जो प्यार मुझे वापस मिल पाएगा क्या। ये एक प्यार के स्तर पर हम स्टक हैं। और एक ट्रांसेंडेंट के स्तर पर, ये ट्रांसेंडेंस तो वो जो बंदा है वो स्टक हो ही नहीं सकता, और ये सवाल ये पूछ ही नहीं सकता। तो मतलब आप ये 3 स्तर पर ही स्टक फील कर रहे हो। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई पहले करो कि कहाँ पे मैं स्टक हूँ, उसका नेक्स्ट स्टेप है इंक्वायर करना, क्वेश्चन करना, अपने आप को जानना, सवाल पूछना, जो हम करते नहीं हैं। हमें लगता है सवाल जो है बाहर मिलेगा, लेकिन ओशो हमेशा अपने आप से वो सवाल, कैसे इवन रमणा महर्षि के प्रति मुझे बहुत एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग होता है कि नान यार, यानी कि अपने आप से पूछना कि हु एम आई, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाई एम आई फीलिंग, ये कहाँ से आ रहा है, अपने आप से ये सवाल पूछते रहना है। दैट इज़ व्हेन, जब हम लोग को ब्लेम करते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, पता है दुनिया ऐसी है, मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे पति ऐसे हैं, जब हम बाहर प्रश्न ना पूछते हुए अंदर अपने आप से सवाल पूछे कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ पे मुझे लगती है कि कमी है, मैं अगर प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, क्या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। अपने आप से जब आप प्रश्न पूछते रहते हैं, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि सारा जो मूल है, जो क्वेश्चन है, जो सवाल का सेंटर पॉइंट, वो मैं हूँ। एंड दैट इज व्हेन वो मैं ही है, सो डीप, इट्स द ईगो विच कम्स इन, जो समझता है कि यही ऐसे ही होना चाहिए करके। एंड दैट इज व्हेयर मेडिटेशन कम्स इन। क्योंकि ओशो एक प्रकार के मेडिटेशन नहीं, अगेन ओशो डायनामिक थे, तो इनका मेडिटेशन भी डायनामिक मेडिटेशन है। और बहुत प्रकार के मेडिटेशन है जो ओशो एक नयानेस, एक न्यूनेस हर एक सेकंड में लेके आने के लिए। तो आजकल के समाज में जो लोग केवल अरे त्राटक, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करना, उसी पे ना करके डायनामिक, यानी कि इवन उनके लास्ट डे, उनका जो डेथ डे है, वहाँ पर भी डायनामिक मेडिटेशन से लोग हंसते खेलते, यानी कि हसीबा खेलीबा गरीबा, जो एक उड़िया मतलब एक भाषी शब्द है, लेकिन लिव लाफ लव,
यानी कि हर एक सेकंड में खुशी ढूंढो. दैट इज़ व्हेन एक एनलाइटेंड व्यक्ति ही आनंद को एक्चुअली जान सकता है, सेलिब्रेशन को जान सकता है. लोगों को लगता है अरे यार मैं पार्टी करने जाता हूँ, खुशी मिल रही है, मन कर रहा है तो एक दारू पी लो, या खुशी आए तो बस खाना खा लो. ये हम जो सीमित रखते हैं हमारे सेलिब्रेशन का एक दायरा है कि हाँ दिवाली हो गई, अच्छे कपड़े पहन लिए, लोगों के साथ समय बिता लिया, तो बस हो गया, मेरी खुशी है, मेरे माता पिता खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, बस ये मेरी खुशी है. लेकिन जब आप एक लेवल डीपर जाते हो, क्योंकि अगेन दुख तो लाइफ में आएगा ही जब आप अपने आप को नहीं जानते हो. हम जो एक समय मैंने घर खरीद लिया, मेरे पास पैसे मिल गए, मुझे खुशी मिल गई, मेरे माता पिता खुश हैं, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि ये जो रोटी कपड़ा मकान, ये जो बिलोंगिंगनेस, यहीं पर हमारी खुशी सीमित हो जाती है. लेकिन वापस से दुख आएगा. अब ये दुख के लिए क्या करना है, वापस से हम बाहर से एक फुलफिलमेंट के लिए बाहर जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हेन ओशो का जो सीख है वहाँ पे आ जाता है. वो कहते हैं कि जब आप अपने आप से सवाल पूछने लगते हो और डीपर जाते हो, ध्यान करते हो, अपने आप से सवाल पूछने लगते हो, दैट इज़ व्हेन द डीपर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ आपको समझ में आता है. ये दुख का कारण जो हम वासनाएं हैं, ये जो डिज़ायर्स हैं, उससे और डीपर हमें जाना है, अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ. और आप एवर प्रिवेडिंग, ये जो चेतना है, ऑल प्रिवेडिंग आत्मा, वो आप हो. अगर आप सर्च करेंगे ओशो के बारे में, बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बने, दिल गिव यू अ लिस्ट ऑफ, उनके पास इतने सारे रोल्स रॉयस थे, वो डायमंड वॉचेस पहनते थे, गोल्ड स्टडेड चीज़ें पहनते थे, उनके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव थे, एंड ऑल ऑफ दैट हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नली ओशो को, ओ इनके पास इतने सारी चीज़ें थे, लोग उनको पैसों से उनके ऊपर फेंकते थे, एंड ही यूज्ड टू बी लिविंग इन लग्जरी. द ट्रू ओशो, द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ओशो इज, सब कुछ होने के बावजूद भी या ना होने के बावजूद भी ही वॉज अनटच्ड. वो एक ट्रू एनलाइटेंड बीइंग थे. ये सारी चीज़ें उनको मिले, इट वॉज पार्ट एंड पार्सल. एज सरेंडर एंड फ्लो में जो मिला वो मिला. हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा. आया उसके लिए खुशी नहीं बनाया, जब जा रहा था उसके लिए शोक नहीं मनाया. जस्ट एज इट इज़, लाइफ को अपनी ट्रू फ्लो में उन्होंने एक्सपीरियंस करते हुए, एक लग्जरी में, जो बहुत सारे लोग लग्जरी के पर्सपेक्टिव भी, जो बिलीफ सिस्टम है कि आध्यात्मिकता में ये लग्जरी और एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होना चाहिए, पैसा मेला है करके नीच करके उसको दिखाते हैं. ओशो ने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हुए भी अपना इनर साइलेंस एंड ट्रू एसेंस को मेंटेन करके रखा. जो भी बाहर हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है बहुत अलग है. बाहर जो दिख रहा है और अंदर जो स्थिरता है, वो कई कई साल मौन में गए. वो 3.5 years मौन में थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे. इवन अगर रजनीशपुरम बना, एक पूरा एक सिटी बना उनके नाम से, वो उससे लेबल नहीं हुए. वो अनटच थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ लोग हैं कि नहीं है, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे. वो अपने ध्यान में, हमेशा अपनी साधना में रहते थे. लाइफ ट्रूली एक सेलिब्रेशन है. हर एक अनुभव को हम पूर्ण तरीके से जिए तो लाइफ ट्रूली एक सेलिब्रेशन हो जाता है. एंड ओशो ने कहीं पर भी वो कसरत छोड़ी नहीं, भले वो फिजिकल रियलिटी में एक्स्ट्रावेगेंस क्यों ना हो, या उनके अगेंस्ट जो लोगों ने प्लॉट करके साजिश किया कि उनको पॉइजन करना चाहे, दोनों चीज़ों को वो, किसी ने अपमान किया करके बुरा नहीं फील किया, किसी ने बहुत प्रेस करके बोल के उन्होंने कहा वाव यू आर सो ग्रेट, उसमें वो फील नहीं किया. वो जो थे वो थे. उनका सेल्फ इंक्वायरी, उनका हर एक मान्यताओं को तोड़ना, अपने आप को, स्वयं को जानना, ताकि वो लाइफ को ट्रूली एक सेलिब्रेशन की तरह जिए. ही लिव्ड लाइक दैट. इवन फॉर दैट मैटर, अगर जो सेक्स को, यानी कि एक संभोग को, जो बहुत लोग एक नीच, मतलब एक बहुत ही डाउनग्रेड चीज़ समझते हैं कि उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए. इवन इसलिए वो यूएस भी चले गए, क्योंकि इवन इन इंडिया लोगों को संभोग एक लगता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम बात कर सकें. वो घर में अपने एक बेडरूम में बात करने वाली बात है, लेकिन उसको उन्होंने एक किताब के रूप में, संभोग से समाधि, यानी कि सेक्स से आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, विच इज़ बहुत ही रेडिकल. बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया, उनको लगा कि ये पागल है, उसने क्योंकि वो ड्रग्स लेता है या कुछ करता है इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है. ऐसे एक नॉर्मल बंदा बात ही नहीं कर सकता. लेकिन ओशो हर एक चीज़ को एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट के साथ, कि जो भी आपको लग रहा है उसका डीपर चीज़, उस संभोग को भी कैसे एंजॉय करना है, उसके साथ कैसे जीना है, उसके बारे में बात किया. सो दैट इज़ व्हाई आई फील कि अगर एक ट्रू मास्टर है, एक ओशो को अगर समझना है, तो एक नॉर्मल इंसान, जैसे मैंने वीडियोज़ देखे हैं, मैंने जो लोगों ने उनके बारे में क्या बात किया है, इतना कम देखा है ओशो को. लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, एक आत्मज्ञानी क्या होता है, आप ओशो से समझ सकते हैं. जैसे ओशो कहते थे, मानो नहीं जानो.
और डीप लेवल पर अपने आप से सवाल पूछते रहे, इंक्वायर करते रहे, ताकि हम अपने आप को और बेहतर जान सकें। ऑब्वियसली ध्यान के साथ साथ ही हो पाएगा, तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। तो अगर आप ओशो को और जानना चाहते हो, उनके बुक्स, उनके प्रवचन ज़रूर सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन से गुरुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम उनको अगले एपिसोड्स में ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और पीएमसी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप इस दुनिया में और गहरा जाते रहें। थैंक यू।